Hello everyone, welcome to Pavan Wag Academy. I am Ankita, your friend as usual guys, and today we'll see the next video. हम लोग आज के क्लास में देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15. ठीक है, तो लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने पहला वाला पार्ट कवर किया था और उसी के कंटिन्यूशन में हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को, जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15. तो लास्ट वाले क्लास में अगर मैं आपको रिवाइज़ करा दूँ तो लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिएक्शंस देखे थे कि ग्रुप 13 का एलिमेंट, 14 का एलिमेंट, 15 का एलिमेंट किस टाइप से रिएक्ट करते हैं हैलोजेंस के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, वाटर के साथ. ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस की थी. अगर आपने इस वीडियो को देखने से पहले मेरा लास्ट वाला लेक्चर इस पर्टिकुलर चैप्टर पे नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके उसको देख लो, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करना. अदरवाइज़ फिर थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं या तो फिर समझ में नहीं आता है ना, इसलिए वो वीडियो को एक बार देख लो, उसके बाद इसको कंटिन्यू करना. चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करेंगे आज के क्लास में अपने नए वाले पार्ट को. चलिए, तो लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको रिएक्शंस तो बता दिए थे, लेकिन नेचर जो होता है ऑक्साइड्स का, कि ऑक्साइड्स हम लोग को पर्टिकुलरली कौन सा नेचर दिखाते हैं, एसिडिक दिखाते हैं, एम्फोटेरिक दिखाते हैं, बेसिक दिखाते हैं, ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस नहीं की थी. तो सबसे पहले एक बार इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे. चलिए गाइस, देखते हैं पर्टिकुलरली इस सेक्शन को. ये चैप्टर जो है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है. मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कितना बोरिंग चैप्टर है, कितने सारे रिएक्शंस है, मेरे से तो ये होने वाला नहीं है. लेकिन ऐसी रॉन्ग थिंकिंग को बिल्कुल सोचो मत, क्योंकि ये जो चैप्टर है भले ये कितना भी बोरिंग होगा, कैसे भी होगा, रिएक्शन कितनी भी टफ होंगी, लेकिन मैं उसको इस तरीके से पढ़ाऊँगी कि आपको सब एकदम इंटरेस्टिंग लगेगा, एकदम इजी लगेगा और सारी चीज़ें फटाफट हो जाएगी. तो चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन को. तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ नेचर ऑफ ऑक्साइड्स. हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, ऑक्साइड्स का नेचर. अब क्या होता है ना, जब मैं बात करती हूँ ना गाइस ऑक्साइड्स के नेचर की, तो हमें सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि ऑक्साइड्स जो होते हैं इनके टोटल 3 टाइप के नेचर होते हैं. अगर मैं आपको सारे के सारे एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स का पहले नेचर बता दूं तो वो समझ में नहीं आएगा. हमें पहले पता होना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या होता है. अगर मीनिंग समझ जाता है ना तो फिर वो समझना तो इट्स वेरी इजी. तो सबसे पहला जो नेचर होता है आपका वो होता है एसिडिक नेचर. आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि एक नेचर एसिडिक होता है, दूसरा नेचर कौन सा होता है, बेसिक नेचर होता है. ये सभी को पता है, सभी लोग बचपन से पढ़ते आए कि पहला एक नेचर एसिडिक होता है, दूसरा बेसिक होता है, और लास्ट नेचर क्या रहता है, ज़रा ध्यान देना, न्यूट्रल नहीं, एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक नेचर. अब ज़रा सुनना, जो भी नेचर होता है ना जो आपके एसिड की तरह बिहेव करता है, एसिड की तरह जो बिहेव करता है उसको हम लोग एसिडिक नेचर बोलते हैं. मतलब वो हमें जो टेंडेंसी दिखाएगा, वो हमें जो बिहेवियर दिखाएगा, वो हमें जो नेचर दिखाएगा ना, वो बिल्कुल एसिड के जैसा रहेगा. इसीलिए उस ऑक्साइड का नाम क्या रहेगा, उस ऑक्साइड का नेचर कैसा रहेगा, एसिडिक नेचर. अगर मैं बात करती हूँ बेसिक नेचर की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर नाम ही है एसिडिक नेचर तो वो बिहेव कैसे करेगा, एसिड के जैसा. इन द सेम फैशन अगर आपका नाम ही है बेसिक नेचर, मतलब वो बिहेव कैसे करेगा, बेस के जैसा. बेस के जैसा वो बिहेव करेगा. अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि मैम ये तो बहुत इजी है, बहुत ही जल्दी समझ गया. एसिडिक नेचर में एसिड की तरह बिहेव करने वाला है, बेसिक नेचर में बेस की तरह बिहेव करने वाला है, ये तो हमको ही पता है. अब आप ये बताओ एम्फोटेरिक क्या है. तो सुनो एम्फोटेरिक क्या होता है. एम्फोटेरिक नेचर मतलब वो होता है कि ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस या कोई भी एक ऐसी स्पेसीज जो बिहेव करता है, विच बिहेव्स एज एसिड एज वेल एज बेस. मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो एसिड के जैसा भी बिहेव करता है, जो बेस के जैसा भी बिहेव करता है, डिफरेंट अलग अलग रिएक्शंस में. ऐसे नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक नेचर. तो अभी तक मैंने बस 3 चीज़ें जानी. पहली चीज़, सबसे पहले मैंने क्या जाना कि एसिडिक नेचर जो होता है उसमें कंपाउंड या स्पेसीज या आपका सब्सटेंस एसिड के जैसा बिहेव करेगा. बेसिक नेचर में क्या बताया, उसमें जो भी आपका कंपाउंड है, जो भी आपकी स्पेसीज है, जो भी आपका कोई भी सब्सटेंस है वो बेस के जैसा बिहेव करेगा. बट एम्फोटेरिक नेचर में क्या बताया कि जो भी आपका सब्सटेंस है, कंपाउंड है, स्पेसीज है, वो कैसे बिहेव करेगा, एसिड के भी जैसा, बेस के भी जैसा. इसीलिए उसका नाम क्या है, एम्फोटेरिक. समझा या नहीं, लो इसका स्क्रीनशॉट.
चलिए, अब हम लोगों ने ये तो डिस्कस कर लिया कि एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक नेचर। अब आधे लोग सोचेंगे मैम ये हमको आप क्यों पढ़ा रहे हो, इसका यूज़ क्या है वो बताओ। तो सुनो, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा ना, अब हम देखेंगे कि उसका यूज़ क्या है एक्चुअली, कहाँ पे हम लोग इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, हमें वो भी तो देखना है ना। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखेंगे इसके यूजेस को। देखते, तो अभी हम लोग देख रहे हैं यूजेस, मतलब ये यूज़ क्या रहेंगे इन ऑक्साइड्स को स्टडी करने का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रुप 13 के ऑक्साइड्स। ग्रुप 13 के ऑक्साइड्स को देखने वाले, मतलब हम लोग देखेंगे ऑक्साइड्स ऑफ, जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या होता है, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, यही होता है। तो ग्रुप 13 के ऑक्साइड्स का नाम क्या क्या रहेगा, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे ग्रुप 14 के ऑक्साइड्स को। अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप 14 के ऑक्साइड्स की, तो उसमें क्या क्या आता है, का, सी, गए, टिन लेने, का, सी, गए, टिन लेने। ग्रुप 13 के ऑक्साइड्स में बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। और ग्रुप 14 के ऑक्साइड्स में कौन कौन आता है, का, सी, गए, टिन लेने। चलिए आ जाएंगे हम लोग ग्रुप 15 के ऑक्साइड्स पर। ग्रुप 15 के ऑक्साइड्स की अगर मैं बात करने जाऊँ ना, तो इसमें क्या क्या आता है, जल्दी जल्दी बोलो, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। फिर से ग्रुप 13 में बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। ग्रुप 14 में काशी गए टिन लेने। ग्रुप 15 में नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। डन। अब हमको इनके ऑक्साइड्स का नेचर बताने का है। अब हमें पता चल गया है कि ऑक्साइड के जो नेचर है वो टोटल 3 ही टाइप के हैं। कौन से हैं, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक। इतना पता चल गया। लेकिन अब हमें बताना है कि इसका जो ऑक्साइड है, फॉर्मूले से हमें कोई काम नहीं है, हमें ये बताना है कि इसका जो ऑक्साइड है उसका नेचर कैसा रहेगा। हर एक के ऑक्साइड का नेचर बताने का है, ठीक है। चलिए जो देखेंगे कैसा रहेगा इसका नेचर, ए, बी। इसको याद रखने का ट्रिक क्या रहेगा आपका, बस आपको यहाँ पे एक ही चीज़ याद रखना है, ए, बी। क्या याद रखोगे, ए, बी, बस ए, बी, ठीक है। अब देखो सबको पता होना चाहिए कि ए मतलब ही क्या होता है, एसिडिक, मतलब ही क्या होता है, एम्फोटेरिक। इसीलिए पहले ही आपको बता दिया कि कौन से होते हैं। यहाँ पे भी क्या होगा, ए मतलब एम्फोटेरिक, बी मतलब बेसिक, और यहाँ पे भी बी मतलब क्या होगा, बेसिक। बहुत ईजी था, ऐसे आप याद नहीं रख सकते थे, बट कैसे याद रखोगे, इसको याद रखने का देखो तरीका बता रही हूँ मैं आपको। ए, बी मतलब देखो ये वाली बी, हाँ सब समझदार हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ए, बी। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को याद रख सकते हो, ए, बी, ठीक है, याद रहेगा सबको। चलिए अब हम लोग देखेंगे ग्रुप 14 के ऑक्साइड को। जब मैं बात करती हूँ ना ग्रुप 14 के ऑक्साइड की, तो ग्रुप 14 में आपका याद रखने का ट्रिक देखो क्या है, ए, ग्रुप 13 का क्या ट्रिक था, ए, बी, ए, बी, ठीक है, ये हो गया। ग्रुप 14 का याद रखने का तरीका क्या है, ए, ठीक है, इस तरीके से याद रखोगे। तो ए फॉर एसिडिक, यहाँ पे भी एसिडिक, ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका एम्फोटेरिक और एम्फोटेरिक। अब आधे लोग बोलेंगे कि मैम ये इतना सारा हमें कैसे याद रहेगा पेपर में, ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, मैं तो कंफ्यूज हो जाऊँगा और मैं इसको याद क्यों करूँ। तो याद रखना है, देखो अगर आप लोग सच में एंट्रेंस के लिए पढ़ना चाहते हो तो आपको ये चीज़ें कहीं ना कहीं काम में आएगी। एंट्रेंस में ये चीज़ें भी पूछी जाती है कि सिलिकॉन का ऑक्साइड कौन से नेचर का है। सारे के सारे लोग सोच में पड़ जाते, एसिडिक था, एम्फोटेरिक था या बेसिक था, क्योंकि याद ही नहीं आता है। मैक्सिमम लोगों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये है क्योंकि आधे लोगों को याद ही नहीं रहता है। लेकिन मैंने तुम लोग को ट्रिक बढ़ा दी है। इसका ट्रिक क्या बताया मैंने आपको, इसका ट्रिक मैंने आपको बताया ए, इसका ट्रिक क्या बताया था ग्रुप 13 का, ए, बी, ए, बी। इसका ट्रिक क्या बताया, ए, याद रहेगा सबको ये ट्रिक। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में क्या करने का है, नेक्स्ट में कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, यहाँ से एक बेसिक्स को हटा देना। एक बेसिक को यहाँ से हटा दिया
अब इसके यहाँ पे लिखेंगे, ये क्या है, बेसिक है, तो यहाँ पे इसको देख के बेसिक लिखेंगे। फिर उसके ऊपर में क्या है, एम्फोटेरिक, इसको देख के एम्फोटेरिक लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके ऊपर में क्या है, एम्फोटेरिक है। फिर क्या है, एसिडिक है, और जो बच गया उसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, एसिडिक। अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये दिमाग लगाने से अच्छा था तो आप हमको इसका भी ट्रिक पढ़ा देते, बट अगर मैंने 3 ट्रिक पढ़ाए ना तो आधे लोग वैसे ही कंफ्यूज रहेंगे कि 3 ट्रिक कैसे याद रखेंगे। इसीलिए मेरे ख्याल से 2 ट्रिक काफ़ी है। ध्यान से देखो फिर से, ए बीवी हो जाएगा, ए और इसके लिए मैंने क्या बताया, ज़रा ध्यान देना। मुझे पता है किसी के दिमाग में बल्ब नहीं जला, थोड़ा देखो इधर। इसको हटा देने का, इसको मैंने हटा दिया। अब जो ये इसके ऊपर वाला है ना वो ये रहेगा, इसके ऊपर वाला यहाँ पे आएगा, उसके ऊपर वाला यहाँ पे आएगा, इसके ऊपर वाला यहाँ पे आएगा, ये इधर आएगा, फिर एक बच जाएगा तो उस जगह पे क्या लिखेंगे, एसिडिक। तो जब भी आपको इस वाले से लास्ट वाला बनाने का है, कैसे बनाएंगे, इसके ऊपर हाथ रख देने का, नीचे वाले के ऊपर में, इसको नीचे रखेंगे, फिर इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, जो बचेगा वहाँ पे एसिडिक। हाउ वाज इट, वेरी इजी फॉर यू। फिर से देख लो एक बार ट्रिक, ए बीबी, ए बीबी, ये हुआ ग्रुप 13 का। ग्रुप 14 के लिए क्या बताया, ए और ग्रुप 15 के लिए क्या करने का, ये हटा देने का, इसको बिल्कुल नीचे लिखते जाने का, ऐसा जो बच जाएगा ऊपर में उसको क्या लिखेंगे, एसिडिक। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये ऐसे क्वेश्चन एंट्रेंस में भी आते हैं। अगर एग्जामिनर को आपको मार्क नहीं देना है ना, वो ऐसे क्वेश्चन पेपर में डालता है। करते ही नहीं स्टूडेंट, होता ही नहीं उनसे, लेकिन आप सारे के सारे करके आएंगे क्योंकि मैंने आपको ट्रिक से बताया है। लो स्क्रीनशॉट। चलिए गाइस, यहाँ पे आपका नेचर ऑफ ऑक्साइड्स वाला पार्ट जो है कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट को, जो कि है कैटेनेशन प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं अभी हम लोग, ठीक है। चलिए देखेंगे कैटेनेशन होता क्या है। ऐसे तगड़े तरीके से कैटेनेशन समझा के दूंगी ना, पूरी चीज़ें आपको याद हो जाएगी, इतना बेस्ट तरीके से समझा के दूंगी। जस्ट कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो टिल लास्ट। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कैटेनेशन को, कि कैटेनेशन होता क्या है। कैटेनेशन, आधे लोग इस कैटेनेशन को बोलते हैं कैट का नेशन, मतलब बिल्लियों का नेशन, कैट का नेशन। ऐसे दिमाग में ख्याल भी मत लाना कि ये कैट का नेशन, ये क्या है, कैटेनेशन। अब कैटेनेशन मतलब होता क्या है, एक बार मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, फिर अपन समझते। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एन एटम of element, the property of self linking of an atom of element by covalent bond to form chain, ring structures is called as catenation. चलिए, डेफिनेशन तो मैंने आपके लिए लिख दी। अब हम लोग को क्या करने का है, अब हम लोग को समझने का है। तो समझते, ये प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है द प्रॉपर्टी ऑफ अ सेल्फ लिंकिंग, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट बाय द कोवलेंट बॉन्ड। मतलब क्या होने वाला है, ज़रा ध्यान देना। सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। लेट अस से आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ मी। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है अंकिता को, ये हुई एक अंकिता, ये हुई आपकी सेकेंड अंकिता, ये हुई थर्ड अंकिता, फोर्थ अंकिता, फिफ्थ अंकिता, और अंकिता चलते जाएगी। मतलब कहना मुझे क्या हुआ, देखो, एक अंकिता दूसरे अंकिता के साथ ज्वाइन हुई, दूसरी अंकिता तीसरे के साथ, तीसरी चौथी के साथ, और चौथी अंकिता फिफ्थ के साथ, और ये वाली जो सीरीज़ है ये आपकी कंटिन्यू होती रहेंगी। यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पे मैंने ये ऑब्जर्व किया कि एक एटम जो है ना किसी एलिमेंट का, वो दूसरे वाले एटम के साथ लिंक कर रहा है जो कि सेम है। मतलब कहना मुझे ये है सेल्फ लिंकिंग ऑफ एन एटम। सेल्फ लिंकिंग मतलब ही क्या होता है कि एक एटम अपने खुद के एटम के साथ ही बॉन्ड बना रहा है, फिर वो एटम अपने फिर से खुद के एटम के साथ ही बॉन्ड बना रहा है, वो एटम फिर से अपने खुद के साथ ही बॉन्ड बना रहा है, अंकिता फिर से अपने दूसरे अंकिता के साथ ही बॉन्ड बना रही है। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, सेल्फ लिंकिंग।
अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ लिंकिंग बोलते हो ना तो अपना काम नहीं चलेगा, अपन को वहाँ पे सेल्फ लिंकिंग बोलना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो ये एटम है वही एटम ये है, ये एटम भी वही है, ये एटम भी वही है, ये एटम भी वही है। दिख रहा है ना सबको? यहाँ पे आप अपना नाम लिख लो नोट्स बनाते वक्त, मेरा नाम मत लिखना। तो यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, द सेल्फ लिंकिंग ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट बाय द कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड रहेगा ना आपका, ये वाला जो बॉन्ड रहेगा, इस बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब एक एटम दूसरे एटम के साथ लिंक करेगा जो कि सेम रहेगा, दोनों के दोनों एटम कैसे है? सेम है। सेल्फ लिंकिंग ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट बाय कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसी प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलेंगे? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ज़रा देखो यहाँ पे क्या होगा। सपोज अगर मैंने यहाँ पे कार्बन लिया है, अब ये कार्बन भी खुद के कार्बन के साथ ही लिंक्ड होगा, ये कार्बन भी किसी और कार्बन के साथ, ये भी कार्बन के साथ, ये भी कार्बन के साथ। मतलब यहाँ पे भी क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड तो है। हाँ भाई, यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन क्या ऑब्जर्व किया? लेकिन ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे भी लिंकिंग कैसा है? सेल्फ ही है। ये कार्बन भी कार्बन के साथ, कार्बन भी कार्बन के साथ, ये सारे के सारे कार्बन कैसे है? सेम। इसलिए नाम क्या है? सेल्फ लिंकिंग ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट बाय कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म चेन। एक तो ये चेन भी फॉर्म कर सकता है, या तो ये रिंग भी फॉर्म कर सकता है लिंक करके। तो ऐसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। तो एज़ पर माई प्रॉमिस, आप सबको कैटेनेशन समझ में आया ना? क्योंकि मैंने एक तगड़ा वाला एक्सप्लेनेशन दिया है, एक तगड़ा वाला एग्जाम्पल दिया है। ये एग्जाम्पल हर किसी को याद रहेगा। जिसको जिसको ये एग्जाम्पल याद रहेगा उसको कैटेनेशन एकदम परफेक्टली याद रहेगा। समझा या नहीं? सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट बाय कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म चेन और रिंग इज कॉल्ड एज कैटेनेशन। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, अब हम लोगों ने कैटेनेशन को तो डिस्कस कर लिया। अब हम लोग कैटेनेशन के कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। वहाँ से आपको MST CT में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए देखेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन को। देखो, कहना मुझे ये है कि जो भी आपकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है ना, कैटेनेशन प्रॉपर्टी इज शोन बाय ग्रुप ऑफ 14 एलिमेंट्स। जो भी आपके ग्रुप ऑफ 14 के एलिमेंट्स होते हैं ना, वो आपको कैटेनेशन प्रॉपर्टी दिखाते हैं। अब आधे लोग बोलेंगे मैम सिर्फ ग्रुप 14 के एलिमेंट्स से क्या जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी दिखाते हैं? तो अगर बाकी ग्रुप्स के दिखाएंगे तो वो बहुत रेयरली दिखाएंगे, बहुत रेयरली। लेकिन ग्रुप ऑफ 14 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपको ईजिली कैटेनेशन प्रॉपर्टी दिखाते हैं। चलिए देखेंगे हम लोग इसको। यहाँ पे अगर हम बात करूँ ग्रुप ऑफ 14 की, तो ग्रुप ऑफ 14 में आपके कौन से एलिमेंट्स आते हैं? का, सी, गए, टीन लेने। का, सी, गए, टीन लेने, ठीक है। यही होते हैं आपके ग्रुप ऑफ 14 के एलिमेंट्स। तो ये ग्रुप ऑफ 14 के एलिमेंट्स देखो आपको क्या ऑर्डर दिखाएंगे। ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज़्यादा आता है का, मतलब सबसे ज़्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसकी होती है? कार्बन की। फिर होती है सिलिकॉन की, फिर होती है जर्मेनियम की। अब थोड़ा सुनो, कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। जर्मेनियम और जो टीन होता है ना, इनकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी एकदम सेम होती है। जर्मेनियम और टीन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी एकदम सेम होती है। ज़रा ध्यान से देखना। सी मतलब कार्बन की सबसे ज़्यादा है, फिर सिलिकॉन की है, फिर जर्मेनियम की है, और जर्मेनियम और इनकी क्या है? सेम है। अगर ऑप्शन में आया तो आधे लोग पता है क्या करके आते? आधे लोग एक तो ऐसा करके आते, या तो ऐसा करके आते। बट आप लोग सोचते ही नहीं कि एग्जामिनर इतना इजी क्वेश्चन क्या सच में पूछेगा क्या आपको? नहीं पूछेगा ना। वो तभी पूछेगा तब कहानी में कोई ट्विस्ट है। तो अब आपको समझ में आया कि यहाँ पे ये दोनों सेम है। फिर आधे लोग बोलेंगे मैम चलो ये तो सब तो आ गए, फिर इसका तो आपने कुछ बताया नहीं। तो याद रखना है कि जो भी आपका PB होता है, मतलब जो भी आपका लीड होता है, वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। डू नॉट शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी। वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। डू नॉट शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत बेस्ट तरीके से समझा है। फिर आधे लोग बोलेंगे मुझे कैसे याद रहेगा कि क्या इसका ज़्यादा रहता है और उसका कम रहता है? तो देखो याद रखने का, C फॉर कैट, C फॉर कार्बन, C फॉर कैटेनेशन। याद रखने का ट्रिक सुनो। कैटेनेशन बोलता है कि भाई मेरी स्पेलिंग तो C से चालू होती है। C फॉर कैट, C फॉर कैटेनेशन, C फॉर कार्बन। अगर मेरा नाम C से चालू होता है ना, इसका मतलब कार्बन का कैसा रहेगा? सबसे ज़्यादा। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी भी चालू होती है C से।
सी फॉर कैट भी होता है, बचपन से पढ़ा है अल्फ़ाबेट्स में, इसलिए कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, ज़्यादा। अगर आपने कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी को ज़्यादा नहीं दिखाया तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी विल किल यू। आपको याद रखना है सी फॉर कैटेनेशन, सी फॉर कार्बन, इसलिए कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, बहुत ज़्यादा। इन दोनों की सेम रहती है। और लीड भाई साहब हम लोग को कैटेनेशन प्रॉपर्टी नहीं दिखाते, ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए गाइस, यहाँ पे अपना कैटेनेशन वाला प्रॉपर्टी ख़त्म होता है। अब हम लोग देखेंगे एलोट्रॉपी को कि एक्चुअली एलोट्रॉपी होता क्या है। बहुत बार सुना है, बचपन में 10th में बहुत पढ़ा था कि एलोट्रॉपी ऐसा होता है वैसा होता है, और आप लोगों ने कार्बन के सिर्फ और सिर्फ 3 ही एलोट्रॉप डिस्कस किए थे। फिर आधे लोग बोलेंगे कि मैम हम लोग तो ये ऑलरेडी पढ़ चुके, फिर हम लोग 11th में क्यों इसको डिस्कस करें। तो याद रखना है, एग्जामिनर ने या आपके बुक वाले सेटर ने ये प्रॉपर्टी को अगर यहाँ पे डाला है, इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी अब आप डिटेल में स्टडी करोगे। आपने 10th में थोड़ा वास्ट में उसको डिस्कस नहीं किया था, बट अभी आपको थोड़ा ये डिटेल में रहेगा, थोड़ा वास्ट स्टडी रहेगा। और साथ ही साथ कार्बन के जो और 2 एडिशनल आइसोटोप्स होते हैं ना, एलोट्रॉप्स होते हैं ना, वो भी अभी इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपके आने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करेंगे अपने एलोट्रॉप्स वाले सेक्शन को। इतना भी गारंटी देती हूँ ना कि एलोट्रॉप्स आपको मैं डायग्रामेटिकली विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स बताने वाली हूँ। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, लेट्स सी द एलोट्रॉपी सेक्शन। चलिए देखेंगे एलोट्रॉपी को। सबसे पहले मैं इसका एज यूजुअल डेफिनेशन लिख देती हूँ, फिर हम लोग समझते हैं इसको एकदम बेस्ट तरीके से। when a solid element, ठीक है, exist in different crystalline forms, when a solid element exists in different crystalline forms with different physical properties। आधे लोग सोचेंगे ये क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं रहा है, थोड़ा सा वेट करो, मैं सब समझा के देती हूँ, थोड़ा सा वेट करो। When a solid element exists in different crystalline forms with different physical properties like a density, melting point, boiling point, color, the phenomena is called as allotropy। The phenomena is called as allotropy। थोड़ा सा वेट करो, सब समझा के दे रही हूँ, थोड़ा सा बस। इसको क्या बोला जाता है, इसको एलोट्रॉपी बोला जाता है, ठीक है। ज़रा आप ध्यान देना, यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया, एकदम ध्यान से देखना। ये आपको बोल रहा है कि जब कोई सॉलिड एलिमेंट, व्हेन अ सॉलिड एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, मतलब आपका एक ही सॉलिड एलिमेंट जो है वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। लेट अस से कि ये आपका एक सॉलिड एलिमेंट है, ये सॉलिड एलिमेंट ये अब ये अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ये अलग अलग फॉर्म 1 2 3 4 वैसे इसके अलग अलग फॉर्म्स है, ठीक है। अब ये जो अलग अलग फॉर्म है ना, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी इसके साथ डिफरेंट रहेगी, इसकी इसके साथ डिफरेंट रहेगी, इसकी इसके साथ डिफरेंट रहेगी। मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट रहेगा, इनका कलर डिफरेंट रहेगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट रहेगा, ठीक है, इनकी डेंसिटी डिफरेंट रहेगी। मतलब एक ही एलिमेंट है, ये सारे के सारे एलिमेंट जो है ना ये एक ही है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़, इनका कलर, ये सब अलग अलग है। मतलब यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि इन सब की मम्मी जो है ना, इन सब की जो मम्मी है वो सेम है, और ये मम्मी के सारे बच्चे हैं छोटे छोटे, लेकिन ये सारे के सारे बच्चे कैसे हैं, डिफरेंट है। समझा या नहीं? इसका कलर डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, इसकी सोच अलग है, इसकी थिंकिंग अलग है, इनका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, इनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, इनका डेंसिटी डिफरेंट है। मतलब कहना मुझे क्या है, ये सारे के सारे जो भी फॉर्म्स है, इन सब की मम्मी जो है, मतलब जो एलिमेंट है वो कैसा है, सेम है। लेकिन जो इनके बच्चे हैं चारों के चारों, मतलब जो इनके अलग अलग फॉर्म है, इनका कलर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सारे के सारे कैसे हैं, डिफरेंट, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, एलोट्रॉपी। सबको ये वाली चीज़ समझ में आई? सारे के सारे जो बच्चे हैं ये एक ही मम्मी के हैं, ठीक है। मतलब एलिमेंट जो है वो सेम है,
आधे लोग सोचेंगे मैम इसका एलिमेंट डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, ऐसा याद नहीं रखना। इसलिए मेरे दिमाग में यही एग्जाम्पल क्लिक हुआ। अगर मैं आपको ये एग्जाम्पल नहीं देती थी ना तो आप लोग कुछ और ही सोचते थे कि और कोई एलिमेंट तो नहीं है, लेकिन अब आपको याद रहेगा ये सारे के सारे बच्चे जो है ये एक ही मम्मी के है। इसका मतलब ये जो मम्मी है यहाँ पे जो भी मम्मी है वो सॉलिड एलिमेंट है। ये सारे के सारे फॉर्म सेम एलिमेंट से बने हैं, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, डिफरेंट है। सारे के सारे अलग अलग है। आप ही देखो अपने भाई बहन को, कोई खूब मारा पीटी करता है और कोई खूब बेचारा साइलेंट रहता है, कोई खूब रोता है, कोई खूब हंसता है, सबके अलग अलग रहता है। कोई अलग कलर का होता है, कोई अलग कलर का होता है, कोई खूब ज़्यादा शैतानियाँ करता है, कोई बेचारा बहुत ही ज़्यादा सिंसियर होता है। तो ऐसे रहता है ना। तो आपने देखा होगा कि आपका भाई मतलब अपने भाई बहन में हमारा नेचर काफ़ी डिफरेंट होता है ना, लेकिन हम सब एक ही चीज़ से आए हैं। तो सेम एलिमेंट से हम लोग सारे के सारे आए हैं। अब ये जो इंडिविजुअल फॉर्म है ना, इंडिविजुअल क्रिस्टलाइन फॉर्म, अब हम लोग देखेंगे एलोट्रॉप्स क्या होता है। एलोट्रॉप्स, तो एलोट्रॉप्स में क्या लिखेंगे ज़रा देखना, द इंडिविजुअल क्रिस्टलाइन फॉर्म। थोड़ा सा रुको समझा के देती हूँ। द इंडिविजुअल क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आर कॉल्ड एज एलोट्रोप्स। मतलब ये जो अलग अलग फॉर्म है, लेटर से ये फॉर्म या तो ये फॉर्म या तो ये फॉर्म या तो ये फॉर्म, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एलोट्रोप्स होते हैं। तो गॉट द पॉइंट गाइस। अगर एक ही मम्मी से एक ही मम्मी के अगर 4 बच्चे हैं, वो मम्मी मतलब भी वो एलिमेंट कैसा है, सेम है। अब ये जो 4 फॉर्म निकले हैं ना, ये जो 4 फॉर्म है, इनका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। किसी का कलर अलग है, किसी की डेंसिटी अलग है, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, बट ये सारे के सारे सेम मम्मी से आए हैं। मतलब ये सारे के सारे जो एलिमेंट है, ये सारे के सारे जो फॉर्म है, वो सेम एलिमेंट से आए हैं। अब ये जो इंडिविजुअल फॉर्म है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स। कहीं पे भी अगर आपको डेफिनेशन आ जाए, ऐसा नहीं कि पगले जैसे लिखने के लिए बैठ गए डेफिनेशन को, थोड़ा देखो वहाँ पे एलोट्रोपी पूछा है या एलोट्रॉप्स पूछा है, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होती है। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए अब हम लोग एलोट्रॉप्स डिस्कस कर लेते हैं। एलोट्रॉप्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चार्ट लिखा के दे रही हूँ, फिर हम लोग एलोट्रॉप्स को डिस्कस करेंगे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में। चलिए देखेंगे गाइज इस पर्टिकुलर सेक्शन को। तो अगर मैं बात करती हूँ ना एलोट्रॉप्स के, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को, कि कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन से होते हैं। देखो ये वाला जो चार्ट है ना, ये बुक में नहीं दिया है। फिर आधे लोग बोलेंगे कि मैम ये चार्ट अगर बुक में नहीं दिया है तो हम क्यों ड्रॉ करें। तो सुनो ना, आप ड्रॉ मत करना, बस स्क्रीनशॉट ले लेना। लेकिन इस चार्ट को देखने से हमें क्लियर कट आइडिया मिल जाता है कि एक्चुअली कार्बन के एलोट्रॉप्स कितने होते हैं। याद रखना, पेपर के वक्त हम लोग को ये थेरी पार्ट, ये स्टोरी, ये कहानी, ये सारी चीज़ें याद नहीं रहती। जितना पार्ट आप डायग्रामेटिकली स्टडी करते हो, जितना पार्ट आप चार्ट बना के डिस्कस करते हो, फ्लो चार्ट्स बनाते हो, पाई चार्ट्स बनाते हो, वो सारी चीज़ें दिमाग में बहुत अच्छे से स्टोर रहती है, इसलिए याद रखना है। ठीक है, अब जो कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं ना, वैसे तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 10th में पढ़ा है। 10th में आप लोगों ने 3 ही पढ़े थे, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि 11th में आपको और 2 फॉर्म आएंगे, तो अभी हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। कार्बन का जो पहला एलोट्रॉप होता है वो होता है आपका सबका डायमंड। ठीक है, जो हर किसी की इच्छा होती है परचेस करने की, तो दिस इज़ योर डायमंड। उसके बाद में होता है ग्राफाइट, सबको पता है। उसके बाद में होता है फुलिरीन, ये हम सब ने पढ़ा है। अब सुनो, 2 नए वाले भी आइसोटोप है जो आपको पता होने चाहिए। तो एक होता है आपका कार्बन नैनो ट्यूब। क्या होता है, कार्बन नैनो ट्यूब। और गाइस जो लास्ट होता है वो होता है आपका ग्राफीन। तो इतना पर्टिकुलर पार्ट आपको याद रखने का है, डायमंड, ग्राफाइट, फुलिरीन, कार्बन नैनो ट्यूब और ग्राफीन। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस को। जस्ट मैं आपको एक बार चार्ट लिखा देती हूँ, उसके बाद पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के भी 2 टाइप के एलोट्रॉप्स होते हैं, वो भी हम लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, जो पहला टाइप होता है आपके फॉस्फोरस का एलोट्रॉप का, वो होता है वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस को ही हम लोग येलो फॉस्फोरस भी बोलते हैं। अब आधे लोग बोलेंगे कि मैम वाइट फॉस्फोरस को येलो फॉस्फोरस क्यों कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो वाइट कलर होता है वो प्योर वाइट नहीं होता मेरे वाइट बोर्ड जैसा, वो थोड़ा सा मतलब ऐसे बोलूँगी जूनवट वाइट कलर जो होता है ना, थोड़ा सा ओल्ड वाइटिश कलर होता है। तो देखो कोई भी चीज़ जब वाइट रहती है, एक तो वो बहुत ज़्यादा प्योर वाइट रहेगी,
जैसे कि मेरे वाइट बोर्ड जैसा, या तो फिर वो आपके देखो कोई ऐसे कोई बुक के पेजेस रहते हैं जो बहुत पुराने हो गए तो वो पीले पीले येलोइश कलर के हो जाते हैं, इसलिए हम लोगों ने उसको येलो फॉस्फोरस भी बोला है। और सेकेंड टाइप क्या रहता है, रेड फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस। अब आधे लोग बोलेंगे कि मैम मुझे कैसे याद रहेगा इतने सारे कलर, तो देखो इसके लिए भी अपने पास एक नया ट्रिक है। वो ट्रिक ये कहता है, सबको पता है कि अपने बॉडी में ब्लड के अंदर में 2 टाइप के आरबीसी होते हैं। एक होता है एक मतलब बीसी होते हैं, एक होता है आरबीसी और एक होता है डब्ल्यूबीसी। सबको पता है आरबीसी का मतलब ही क्या होता है, रेड ब्लड कार्पसेल्स, और डब्ल्यूबीसी का मतलब ही क्या होता है, वाइट ब्लड कार्पसेल्स। पढ़ा होगा ना बायोलॉजी में। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या जाना, 2 टाइप के बॉडी में हेमोग्लोबिन होते हैं, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स एंड वाइट ब्लड कार्पसेल्स। तो एक कलर क्या था, रेड, इसलिए फॉस्फोरस का भी एक कलर क्या है, रेड। डब्ल्यूबीसी एक कलर क्या है, वाइट, इसलिए फॉस्फोरस का भी एक और कलर क्या है, वाइट। सबको याद रहेगा। बॉडी में 2 टाइप के हेमोग्लोबिन होते हैं, डब्ल्यूबीसी आरबीसी, इसलिए फॉस्फोरस के भी 2 टाइप होते हैं। ऐसा याद रखने का ट्रिक है ये, रेड फॉस्फोरस एंड वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस को येलो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब वो वाइट कलर पुराना हो जाता है तो वो पीला पीला दिखने लगता है ना, येलो येलो दिखने लगता है ना। चलिए एक बार इस पर्टिकुलर टेबल का ले लो स्क्रीनशॉट, फिर अपन डिस्कस करेंगे सभी चीज़ों को एकदम डायग्रामेटिकली, कंसेप्ट के साथ, मॉडल के साथ। चलिए ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए ये अब हम लोगों ने चार्ट तो डिस्कस कर लिया, चार्ट देख लिया। अब हम लोग स्टडी करेंगे साइमल्टेनियसली एक सिंगल थिंग को। तो चलिए गाइज, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अब हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले कार्बन के एलोट्रोप को, जिसका नाम है डायमंड। चलिए देखेंगे ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना इस पर्टिकुलर थिंग को। चलिए देखेंगे सबसे पहले अपने नेक्स्ट सेक्शन को, जिसका नाम है डायमंड। डायमंड जो कि है सबका मोस्ट फेवरेट, मेरा भी है मोस्ट फेवरेट। आई होप आपका भी सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट होगा डायमंड। चलिए देखेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। अब डायमंड में आपको क्या करने का है ना, वैसे तो आधे लोग सोचते हैं कि मैम ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ मुझे कैसे याद रहेगी, कितना डिफ़िकल्ट है इतना याद रखना। तो मेरे पास है एक बहुत मस्त ट्रिक। आई होप आप सबको वो वाली ट्रिक बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलिए देखेंगे इस पर्टिकुलर ट्रिक को कि ये ट्रिक कहती क्या है। आपको क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना है। पहला पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो रहेगा आपका हाइब्रिडाइजेशन। जितने भी कार्बन के एलोट्रोप डिस्कस करेंगे सब में आपको पहला पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन ही डिस्कस करना है। सेकेंड पॉइंट आपका रहेगा ईच कार्बन इज अटैच टू डैश अदर कार्बन्स। अब आधे लोग बोलेंगे कि मैम इसमें कार्बन ही कार्बन के साथ क्यों अटैच हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कैटेनेशन प्रॉपर्टी। अंकिता दूसरी अंकिता के साथ लिंक्ड हो रही थी, फिर दूसरी अंकिता तीसरी अंकिता के साथ हो रही थी, बताया था ना। उसी वक्त बताया था कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन के साथ लिंकिंग कैसा था, सेल्फ लिंकिंग। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया, ईच कार्बन इज अटैच टू डैश अदर कार्बन। यही फ्रेम करना है। अगर जिसको ये फ्रेमिंग करते आगे ना बाकी सेंटेंसेस, तो वो अपने तरीके से एकदम मस्त फ्रेम कर लेगा। सिर्फ इतना याद रखने का थोड़ा सा, ठीक है। इसका बाद में आपको लिखने का है ईच सिंगल कार्बन फॉर्म्स डैश अदर बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड्स वो बनाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में ये सब मैं आपको समझा के दूंगी, थोड़ा सा वेट करो, बस थोड़ा सा वेट करो। उसके बाद में आपको बताने का है ज्योमेट्री क्या रहेगा वो आप बताएंगे। उसके बाद में आपको बताने का है उसका नेचर ऑफ सब्सटेंस, कि सब्सटेंस का नेचर कैसा रहेगा, ठीक है। आपको फिर ये भी बताना है कि कार्बन जो बॉन्ड है वो कैसा है, ठीक है। और आपको साथ में एक और चीज़ यहाँ पे जो बतानी है वो है मेल्टिंग पॉइंट। और आप लोग बताएंगे इसके यूजेस। बहुत मज़ा आया है पढ़ के। अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं। फिर आधे लोग बोलेंगे मज़ा कैसे आया, कुछ पढ़ा ही तो नहीं। अब पढ़ोगे ना, इसलिए खूब ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए देखो सारे के सारे यहाँ पे एकदम ध्यान से देखने का। सबसे पहली बात जो है यहाँ पे वो ये है कि आपको ये पॉइंट पता होने चाहिए। अगर आपको ये पॉइंट पता हो गए ना, तो कार्बन का कोई भी एलोट्रोप आपको दे दिया जाए, आप एकदम मस्त तरीके से फ्रेम कर लोगे। तो सबसे पहले इस पैटर्न का सारे के सारे अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि ये पैटर्न बुक के अंदर में नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए तो डायमंड जो होता है भाई, डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन आपका होता है sp3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है डायमंड में,
sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब आधे लोग आपको बोला गया है ईच कार्बन इज अटैच टू डैश अदर कार्बन। ज़रा यहाँ पे ध्यान देना, अगर मुझे यहाँ पे ये वाली चीज़ लिखने का है तो मुझे कैसे याद रहेगा। आधे लोग बोलेंगे मैम ये सेंटेंसेस तो ठीक है हम याद रख लेंगे, थोड़ा ये भी तो बताओ कि हमको ये कैसे याद रहेगा। तो सुनना ज़रा ध्यान से, ये क्या है, sp3 है। ज़रा देखो इधर sp3, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला है। 1 + 3 कितना होता है, 1 + 3 कितना होता है, ज़रा ध्यान दो, मैं ट्रिक बता रही हूँ। 1 + 3 कितना होता है, 4 होता है। मतलब आपका एक सिंगल कार्बन जो है वो कितने कार्बन एटम से अटैच रहेगा भाई, 4 कार्बन एटम से अटैच रहेगा। सबको समझ में आया, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। ये तो रट्टा मानना पड़ेगा। अब आधे लोग बोलेंगे ये हमसे नहीं होता, तो मैं उनको बोलूँगी आप पढ़ो ही मत केमिस्ट्री, क्योंकि थोड़ा बहुत तो रट्टा मानना पड़ता है। तो sp3, तो 1 + 3 कितना होता है, 4, इसलिए ईच कार्बन इज अटैच टू 4 अदर कार्बन। मतलब ये आपका एक सिंगल कार्बन जो है वो टोटल 4 कार्बन से अटैच है। एक सिंगल कार्बन जो है वो टोटल 4 कार्बन से अटैच है। इसी का मतलब मुझे एक बात बताना कि एक सिंगल कार्बन ने कितने बॉन्ड फॉर्म किया है, 1 2 3 4 अदर बॉन्ड फॉर्म किया है। ठीक है, पहला पार्ट हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। सेकेंड पार्ट ईच कार्बन एटम, मैंने अभी भी आपको बताया कि 1 + 3 4 होता है, मतलब ईच कार्बन एटम इज अटैच टू 4 अदर कार्बन्स। इसी के अलावा हम लोगों ने यहाँ पे ये भी डिस्कस किया कि जब एक कार्बन 4 अदर कार्बन से अटैच है, इसका मतलब टोटल बॉन्ड कितने फॉर्म हुए हैं, रट्टा नहीं मानना है, सिर्फ देखते चलो। एक कार्बन एटम जब 4 अदर कार्बन से अटैच हुए, इसका मतलब टोटल बॉन्ड भी कितने हुए, 4 बॉन्ड, इसलिए मैंने क्या लिखा, 4 बॉन्ड। अब आप सबको पता है कि मैंने आपको ये वाले सेक्शन में बताया था VSEPR थ्योरी में कि इस ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। इसलिए यहाँ पे आपकी ज्योमेट्री क्या रहती है, टेट्राहेड्रल। उसके बाद में है नेचर ऑफ सब्सटेंस। सबको पता है कि डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, पता है ना भाई सबको कि डायमंड कैसा होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है डायमंड, हार्डेस्ट सब्सटेंस, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है डायमंड भाई। अब जो डायमंड होता है उसमें मैं बात कर रही हूँ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की, तो पता होना चाहिए कि डायमंड में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं ना, वो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट आप सबको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस। अगर सब्सटेंस है बहुत ज़्यादा हार्ड, अगर सब्सटेंस है बहुत ज़्यादा हार्ड, तो उसको मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर भी कैसा लगेगा, बहुत ज़्यादा। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस, अगर सब्सटेंस है बहुत ज़्यादा हार्ड, तो उसको मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर भी कैसा लगेगा, बहुत ज़्यादा, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा रहेगा, वेरी हाई। समझा या नहीं। अब मुझे बताने के यूजेस तो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कि डायमंड को हम लोग ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, बताया था ना मैंने। डायमंड हर किसी का विश होता है, सबको लगता है कि वाह मेरे पास भी डायमंड होना चाहिए, सबके पास ऐसा होना चाहिए, मतलब डायमंड ज्वेलरी में यूज़ होता है, सबको पता है। साइड बाय साइड, अब डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड है ना, तो हम लोग इसको ग्लास को कट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, कटिंग ग्लासेस। ग्लास को कट करने के लिए भी हम लोग डायमंड का यूज़ करते हैं। और साइड बाय साइड जो ड्रिलिंग टूल्स होते हैं ना, ड्रिलिंग टूल्स, उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। अब आधे लोग बोलेंगे मैम डायमंड तो बहुत प्रीशियस होता है, फिर इसको ड्रिलिंग टूल में कैसे यूज़ करेंगे। भाई ये डायमंड जो होता है, इससे वो सारी चीज़ों को ड्रिल किया जा सकता है, वो सारी चीज़ों को हम लोग ये होल बना सकते हैं, जो चीज़ें बाकी चीज़ों से पॉसिबल नहीं, क्योंकि डायमंड खतरनाक वाला हार्ड होता है। सबको समझ में आ गया। सबसे पहली बात, डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3। फिर मैंने आपको क्या बताया, 1 + 3 कितना होता है, 4, मतलब ईच कार्बन इज अटैच टू 4 अदर कार्बन। फिर उसके बाद में क्या बताया, ईच सिंगल कार्बन फॉर्म्स 4 अदर बॉन्ड्स। फिर उसके बाद में क्या बताया कि ऐसी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होती है। फिर बताया कि नेचर ऑफ सब्सटेंस कैसा होता है, हार्डेस्ट। अगर कोई भी सब्सटेंस है हार्ड, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा रहेगा, बहुत ज़्यादा। और क्या जाना हम लोगों ने कि यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। और यूजेस कहाँ पे, ज्वेलरी बनाने के लिए, याद रखना ज्वेलरी, ठीक है, ग्लासेस को कट करने के लिए और ड्रिलिंग टूल्स में। अब जो डायमंड का जो डायग्राम है, थोड़ा सा वो एक बार देख लो। यहाँ पे डायमंड का डायग्राम कुछ इस तरीके से रहता है। ये सपोज एक कार्बन है, ये किसी 4 कार्बन से अटैच है, दिख रहा है ना सबको, एक कार्बन कोई 4 कार्बन से अटैच है। फिर ये भी कार्बन जो है ये और कोई 4 कार्बन से अटैच रहेगा इस तरीके से। ये भी कार्बन कोई और 4 कार्बन एटम से अटैच रहेगा।
ये भी कार्बन कोई और 4 कार्बन एटम से अटैच रहेगा। तो इस तरीके से अपना ये वाला सिस्टम डायमंड के अंदर में चलते रहता है। ठीक है, ध्यान से देखो, एक कार्बन टोटल 4 कार्बन से अटैच है, 1 2 3 4। फिर ये भी कार्बन टोटल 4 कार्बन से अटैच है। ये सिस्टम इस तरीके से चलते रहता है। ले लो भाई स्क्रीनशॉट इसका। चलिए अब देखेंगे डायमंड के बाद हम लोग हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो कि है ग्राफाइट। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन को जो कि है ग्राफाइट। चलिए देखेंगे गाइस ग्राफाइट को। सबसे पहले ग्राफाइट के लिए भी हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग को वही पॉइंट लेने के हैं जो हम लोगों ने डायमंड में लिए। ठीक है, अब देखो क्या कहता है। सबसे पहला आपको यहाँ पे पूछ रहा है हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा। तो यहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन जो रहता है ना, हाइब्रिडाइजेशन रहता है sp2। ठीक है, अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये तो मुझे समझ गया, लेकिन आप मुझे वो समझाओ कि यहाँ पे ईच कार्बन इज अटैच टू कितने अदर कार्बन। देखिए मुझे कैसे याद रहेगा, बस भाई सेम अपना ट्रिक चलेगा। देखो अपना ट्रिक क्या कहता है, मैंने यहाँ पे लिया sp2। ध्यान से देखना ज़रा ट्रिक को, sp2 लिया। इस s के ऊपर कुछ है क्या? नहीं। जहाँ जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और जिस एलिमेंट के ऊपर कोई नंबर नहीं होता उसके ऊपर में कौन सा नंबर होता है? 1 होता है। ठीक है, 1 + 2 कितना होता है? ट्रिक को देखो रे, 1 + 2 कितना होता है? 3 होता है। मतलब ईच कार्बन इज अटैच टू कितने अदर कार्बन? 3 अदर कार्बन। एक कार्बन जो होता है ना वो टोटल 3 अदर कार्बन से जुड़ा होता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन ही क्या है? sp2। 1 + 2 कितना होता है? 3। मतलब ईच कार्बन इज अटैच टू 3 अदर कार्बन। अब यहाँ पे आपको एक और प्रॉपर्टी याद रखना है। यहाँ पे क्या होता है ना, लेयर ऑफ 2 डायमेंशनल शीट ऑफ कार्बन एटम। लेयर ऑफ 2 डायमेंशनल शीट ऑफ कार्बन एटम होता है ग्राफाइट के अंदर में। आप लोग ये ऑब्जर्व करते हो कि इन ग्राफाइट में आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि क्या होता है? लेयर ऑफ 2 डायमेंशनल शीट ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, और इसी का साइड बाय साइड जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हेक्सागोनल नेट टाइप स्ट्रक्चर। आधे लोग बोलेंगे मैम आप तो बस लिखते ही जा रहे हो, हमें कुछ तो समझाओ। तो सुनो ना, थोड़ा सा वेट तो करो, सब समझा के देती हूँ, ध्यान देना ज़रा। देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखने का। सपोज़ ये है आपका कार्बन का एक लेयर। ठीक है भाई, ये है आपके कार्बन का सेकेंड लेयर, और ऐसे बहुत सारे लेयर आते जाते हैं। कुछ लेयर ऊपर में रहते हैं, कुछ लेयर नीचे में रहते हैं, ऐसे बहुत सारे लेयर रहेंगे। अभी फ़िलहाल तो मेरे पास 2 ही हाथ हैं, इसलिए मैं आपको 2 ही लेयर्स दिखा सकती हूँ। अगर 4 होते थे तो 4 लेयर दिखाए होते थे भगवान जैसे। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखो कि ये मैंने एक कार्बन का लेयर लिया है। आई होप आप सबको दिख रहा है, और ये मैंने सेकंड कार्बन का लेयर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो ग्राफाइट होता है ना, ओवरऑल जो ग्राफाइट होता है उसमें एक ऐसे लेयर वाला स्ट्रक्चर होता है। मतलब ग्राफाइट के अंदर में अगर ध्यान से देखते हो ना, तो कार्बन के ऐसे लेयर्स अरेंज होते हैं। एक कार्बन का लेयर, उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर एक कार्बन का लेयर, ऐसे ये लेयर वाला फैशन चलते जाता है। किसके अंदर में चलता है भाई? ग्राफाइट के अंदर में। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लेयर ऑफ 2 डायमेंशनल शीट ऑफ कार्बन एटम। समझ जाओ, ये तो पेपर है, मैं कहाँ से कार्बन की शीट लाऊंगी? तो ये आपको समझना है कि ये एक शीट है कार्बन एटम की, ये सेकंड शीट है कार्बन एटम की, और ये कार्बन एटम की कैसी है? शीट है, मतलब ये लेयर है। ये कार्बन एटम की सेकंड शीट है और सेकंड लेयर है। ये इस तरीके से अरेंज रहेंगे, फिर और 2 ऐसे ऊपर और 2 नीचे, ये सब चलते रहता है पैटर्न। तो ये जो शीट ऑफ कार्बन एटम है ना, ये जो लेयर ऑफ कार्बन एटम है ना, ये एक दूसरे के साथ में अटैच रहेगी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राफाइट बोलते हैं। सबको समझ में आया? अब आधे लोग बोलेंगे ये सब तो समझ गया, बहुत ही ईजी था, साइड में करो। पहले मुझे ये बताओ कि अगर ये एक कार्बन का लेयर है, अगर ये सेकंड कार्बन का लेयर है, तो दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि मैम ये लेयर एक दूसरे को जॉइन है, ये लेयर एक दूसरे को चिपक के या अलग अलग है? तो भाई याद रखने का, ये जो लेयर होते हैं ना, ये चिपक के नहीं होते, जॉइन नहीं होते, ये एक दूसरे पे इतने डिस्टेंस पर होते हैं, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर होते हैं। इसके ऊपर वाली जो लेयर रहेगी वो थोड़े से और ऊपर डिस्टेंस पे रहेगी, मतलब वो डिस्टेंस पे लोकेटेड है। ऐसा नहीं कि एक दूसरे के ऊपर लगे हुए, चिपके हुए, जॉइंड है, ऐसा कुछ नहीं है, लेयर्स पर है। फिर आधे लोग बोलेंगे कि मैम अगर ये लेयर्स पे है तो इनके बीच में कुछ ना कुछ तो फोर्स तो रहेगा ना, क्योंकि ये जब इस तरीके से अरेंज है तो कुछ ना कुछ फोर्स तो रहेगा 2 लेयर के बीच में, है कि नहीं? तो पता होना चाहिए भाई आपको कि जो फोर्स होता है ना, फोर्स, उसका नाम क्या होता है पता है? वैन डर वाल फोर्स। क्या नाम होता है? वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। 2 लेयर जो होती है कार्बन की, सिर्फ अभी हम लोग 2 ही लेयर को कंसिडर कर रहे हैं, वैसे बहुत सारे लेयर हैं। 2 स्पेसिफिक लेयर्स के बीच में कौन सा वाला फोर्स एक्ट होता है? वैन डर वाल फोर्सेस।
मतलब ये कार्बन की एक लेयर है, ये कार्बन की सेकेंड लेयर है, और इनके बीच में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? वैन डर वाल फोर्सेस। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? वैन डर वाल फोर्सेस। और जो सब्सटेंस का नेचर होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा ग्राफाइट को। अब आधे लोग बोलेंगे हम कहाँ पे देखेंगे ग्राफाइट को? अपने लीड पेंसिल में देखा है ना, जो आप लीड डालते हो वो ग्राफाइट की तो है। तो वो कैसी होती है, ज़रा कभी उसको टच किया है क्या? काफ़ी सॉफ्ट लगता है। उस लीड को कभी टच करो, लीड डालते हैं ना कैमलिन वगैरह के पेंसिल में, तो वो लीड को कभी टच करो, काफ़ी सॉफ्ट फीलिंग आती है। और अपना जो हाथ होता है ना, वो स्लीप होता है उसके ऊपर से। जब आप हाथ रखोगे तो स्लीप हो जाएगा बिल्कुल। मतलब आपका जो नेचर होता है ना सब्सटेंस का, वो कैसा होता है? सॉफ्ट एंड स्लीपरी। कैसा नेचर होता है भाई? सॉफ्ट एंड स्लीपरी नेचर होता है। अब ज़रा यहाँ पे देखना इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर ये हेक्सागोनल रिंग के फॉर्म में होता है। ये हेक्सागोन के फॉर्म में अरेंज रहता है, ठीक है। हेक्सागोनल नेट लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। सबको दिख रहा है ये हेक्सागोन? देखो इसको टोटल 6 साइड है, इसलिए इसका नेचर कैसा है? ये हेक्सागोनल रिंग टाइप स्ट्रक्चर है। ये आपकी कार्बन की एक लेयर हुई, ध्यान से देखना, ये आपकी कार्बन की एक लेयर है। ये मैंने ब्लैक बोर्ड पे ऐसे ड्रॉ की क्योंकि ब्लैक बोर्ड 2 डायमेंशन है। कार्बन की एक लेयर हुई। अब हम लोग कार्बन की सेकेंड लेयर को ड्रॉ करेंगे। तो भाई ये हुई आपकी कार्बन की सेकेंड लेयर। अब ज़रा ध्यान देना, ये आपकी कार्बन की एक लेयर है, ये आपकी कार्बन की सेकेंड लेयर है, और इनके बीच में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? इनके बीच में जो फोर्स एक्ट करता है, मैंने अभी बताया, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सबको समझा या नहीं? ले लो इसको स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग आफ्टर ग्राफाइट डिस्कस करते हैं फुलिरिन को। चलिए गाइस देखेंगे व्हाट इज़ फुलिरिन, फुलिरिन के ऐसी कैसी प्रॉपर्टीज़ होती है, देखेंगे ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। तो अब हम लोग देख रहे हैं अपने फुलिरिन को, ठीक है। देखते हैं फुलिरिन को, फुलिरिन क्या कहता है। देखो जो भी आपका फुलिरिन होता है ना, फुलिरिन, उसका सबसे पहले तो हमको फॉर्मूला डिस्कस करना है। फुलिरिन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 660। क्या फॉर्मूला होता है? C60। मतलब फुलिरिन के अंदर में हम लोगों ने क्या देखा कि टोटल 60 कार्बन होते हैं एक फुलिरिन के अंदर में, इसलिए उसका नाम क्या है? C60। अब आधे लोग बोलेंगे मैम हमको थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन का बताओ, ज्योमेट्री का बताओ। तो सुनो भाई, हाइब्रिडाइजेशन अपन नहीं बता सकते क्योंकि 60 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन बताएगा? इट्स वेरी इम्पॉसिबल, ठीक है। तो अभी अभी हम सिर्फ इतना याद रख सकते हैं कि फुलिरिन का फॉर्मूला क्या होता है? C60। फिर आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो भी आपका फुलिरिन होता है ना, वो सूट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो सूट फॉर्म मतलब क्या होता है? सूट फॉर्म मतलब पाउडरी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फुलिरिन का फॉर्मूला C60 होता है, और वो कैसे फॉर्म में प्रेजेंट होता है? वो अपने सूट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फिर आपको दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि मैम ये सूट फॉर्म में प्रेजेंट है, ये C60 है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि ये फॉर्म कैसा हुआ है? तो देखना ज़रा क्या होता है। आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया, ये आप लोगों ने कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड लिए, मतलब ये आप लोगों ने क्या किया? ये ग्राफाइट के रॉड को लिया। क्या किया भाई? ग्राफाइट के रॉड को लिया, और इस ग्राफाइट के रॉड को बीच में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक आर्क का स्ट्रकिंग किया है। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक आर्क मतलब क्या होता है? एक करंट का ही फॉर्म है। करंट अप्लाई करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क के फॉर्म में ग्राफाइट रॉड के बीच में। भाई ये आपके ग्राफाइट के रॉड है सारे के सारे। तो इससे क्या होता है ना, इससे एक चीज़ जनरेट होती है जो काफ़ी पाउडरी फॉर्म में रहता है, और इसी पाउडरी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? फुलिरिन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बताया मैंने कि आपका जो फुलिरिन होता है वो कैसे फॉर्म होता है? जब हम लोग ग्राफाइट के रॉड को लेते हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रिक आर्क सप्लाई करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं, तो आपका एक पाउडरी फॉर्म, एक सूटी फॉर्म जनरेट होता है, जिसका नाम क्या होता है? फुलिरिन होता है। तो इट इज़ फॉर्म व्हेन एन इलेक्ट्रिक आर्क, जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक आर्क को अप्लाई करते हो, व्हेन इलेक्ट्रिक आर्क इज अप्लाइड बिटवीन द 2 ग्राफाइट रॉड, 2 ग्राफाइट रॉड या 2 ग्राफाइट इलेक्ट्रोड के बीच में जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क को अप्लाई करते हैं ना, तो आपका जो सूटी फॉर्म जनरेट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फुलिरिन, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो फुलिरिन होता है ना भाई, फुलिरिन, उसका शेप पता है कैसा होता है? उस फुलिरिन का शेप होता है आपका बकी बॉल के फॉर्म में। अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये बकी बॉल क्या है? बकी बॉल को ही हम लोग सॉसर बॉल भी कहते हैं, ठीक है।
और इसी को हम लोग एक और नाम से बोला जाता है बल्क मिस्टर फुलिरिन। क्या बोलता है? बल्क मिस्टर फुलिरिन, बल्क मिस्टर फुलिरिन बोला जाता है। आधे लोग बोलेंगे रुको ना मैम, क्या चल रहा है? फुटबॉल खेला है ग्राउंड में कभी? फुटबॉल जो खेला है ना, वो जो फुटबॉल होता है ना आपका फुटबॉल, दैट फुटबॉल इज़ योर सॉसर बॉल। उसी फुटबॉल को हम लोग सॉसर बॉल भी बोलते हैं, उसी फुटबॉल को हम लोग बकी बॉल भी कहते हैं। और वो जो फुटबॉल टाइप जो शेप होता है ना, बिल्कुल वैसा डुप्लीकेट शेप आपके फुलिरिन का होता है। अब उस फुटबॉल को हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, बुक में आप देख सकते हो, क्योंकि वो जो डायग्राम है वो 3 डायमेंशनल डायग्राम है और आप अपना वाइट बोर्ड 2 डायमेंशनल है, तो अपन उसको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। बट जिसको भी फुलिरिन को देखना है तो फुलिरिन बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। कैसे? जो आपके फुटबॉल खेलने का बॉल होता है ना, बिल्कुल डुप्लीकेट वैसा ही दिखेगा। इसलिए हम लोगों ने इसका शेप क्या बोला है? सॉसर बॉल और बकी बॉल। तो जब भी आप लोग फुटबॉल खेलेंगे तो आपको फुलिरिन का ज़रूर याद आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोगों ने यहाँ पे जो जाना वो ये है कि जो भी आपका सॉसर बॉल होता है ना, सॉसर बॉल कभी देखा है कि उस सॉसर बॉल में क्या होते हैं? उस सॉसर बॉल में आपको हेक्सागोन्स भी देखने को मिलते हैं और उसी सॉसर बॉल में आपको पेंटागन भी देखने को मिलते हैं। हेक्सागन मतलब इसके टोटल साइड कितने हैं भाई? 6 साइड, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? हेक्सागन। और इसके साइड कितने रहेंगे? 5 साइड, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? पेंटागन। ठीक है, तो इसी सॉसर बॉल के अंदर में हमारे टोटल हेक्सागन 20 होते हैं और पेंटागन कितने होते हैं? 15। याद रखना है। फुटबॉल का बॉल देखो, अगर होगा ना घर में, उसको जाके देखो, फुटबॉल के बॉल को लाओ। मेरे पास तो नहीं है भाई, क्योंकि मैं फुटबॉल नहीं खेलती थी, अपन लोग डॉज बॉल वगैरह खेलते थे। तो फुटबॉल को लेके आओ और देखो, आप लोग वहाँ पे ये ऑब्जर्व करोगे कि फुटबॉल का जैसा शेप है सॉसर बॉल के जैसा या बकी बॉल के जैसा, बिल्कुल वैसा ही फुलिरिन का शेप है। फिर आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि फुटबॉल के ऊपर में देखो ऐसे कुछ ये बना हुआ होता है ना, डिज़ाइन बनी होती है वाइट और ब्लैक कलर में। तो वहाँ पे अलग अलग टाइप के हेक्सागोन्स होते हैं, पेंटागोन्स होते हैं। तो ऐसे टोटल फुलिरिन में कितने हेक्सागोन होते हैं? 20। और पेंटागोन कितने होते हैं? पेंटागोन आपके टोटल 12 होते हैं। याद रखने का, पेंटागोन टोटल 12 होते हैं। ये क्वेश्चन है ना, बहुत सारे एंट्रेंस में भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखने का है। अब जो फुलिरिन होता है ना, वो आपको और भी बहुत सारे फॉर्म्स दिखाता है, उसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। तो उसका जो पहला फॉर्म होता है वो होता है आपका C32 होता है, C50 होता है, C70 होता है और C84 होता है। मतलब ये तो इसका नॉर्मल वाला फॉर्म है, और भी बहुत सारे अलग अलग उसके फॉर्म्स होते हैं, C32, C50, C70, C84। ठीक है, ये सबको याद रखने का है। इतना पार्ट अगर जिसको याद हो जाता है उसका काम आराम से जम जाएगा। ठीक है, तो फुलिरिन का फॉर्मूला होता है C60, वो सूट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बनता कैसे है? जब ग्रेफाइट रॉड को लेते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क मतलब इलेक्ट्रिक करंट आर्क के फॉर्म में सप्लाई करते तो उससे एक पाउडर जनरेट होता है। वो पाउडर का नेचर जो होता है वो सूटी फॉर्म होता है, इसीलिए उसका नाम क्या है? फुलिरिन है। बकी बॉल सॉसर बॉल के जैसा होता है, उसके अंदर में 20 हेक्सागोन और 12 पेंटागोन होते हैं। उसके अलग अलग फॉर्म होते हैं, 32, 50, 70, 84। ठीक है, इसके अलावा और ध्यान से सुनना क्या है, काम की बात यह है, फुलिरिन की जो ये होती है, सबसे काम की चीज़ वो ये होती है कि फुलिरिन जो होता है ना, फुलिरिन उसका एक फॉर्म है K3C60। कौन सा फॉर्म होता है? K3 और C60। K3C60 वाला जो फॉर्म है ना, ये सुपर कंडक्टर के जैसा बिहेव करता है। सुपर कंडक्टर के जैसा बिहेव करता है, वो सुपर कंडक्टर के जैसा बिहेव करता है बिलो 18 केल्विन टेम्परेचर। मतलब 18 केल्विन टेम्परेचर के नीचे वो आपको सुपर कंडक्टर के जैसा बिहेवियर दिखाता है। अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये सुपर कंडक्टर क्या है? तो सुनो, आप लोगों ने इंडियन आइडल में एक चीज़ सुनी होगी, सुपर डांसर सुना है? तो एक होता है डांसर और एक होता है सुपर डांसर। सुपर डांसर मतलब क्या होता है? डांसर का पापा। डांसर का बाप जो होता है, डांसर के जो पापा होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर डांसर, है कि नहीं? जो एकदम ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ये होता है, एकदम बढ़िया तरीके से डांस करता है, उसको हम लोग सुपर डांसर बोलते हैं। इन द सेम फैशन जो कंडक्टर के पापा है, मतलब जो कंडक्टर से भी हायर वर्जन है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर। कंडक्टर का जो हायर वर्जन होता है उसको हम लोग सुपर कंडक्टर बोलते हैं। मतलब आपका जो फुलिरिन है ना, वो सुपर कंडक्टर के जैसा बिहेवियर दिखाता है। उसका ये कौन सा फॉर्मूला होता है? K3C60। ये बहुत सारे एंट्रेंस में भी पूछा जाता है, अलग अलग KVPY वगैरह याद रखना है। ठीक है, और ये कब दिखाएगा? बिलो 18 केल्विन टेम्परेचर।
अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये सुपर कंडक्टर तो समझ में आ गया कि कंडक्टर के पप्पा है, कंडक्टर से भी खतरनाक वाला कंडक्टिविटी दिखाएगा, बट ये तो बताओ ये है क्या। तो देखो सुनो, एक ऐसा कंडक्टर जो आपको अपोजिशन, जो आपको रेजिस्टेंस बिल्कुल शो नहीं करेगा। अब जिसमें अपोजिशन है ही नहीं, जिसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, वो कैसा बिहेव करेगा? सुपर कंडक्टर के जैसा। उसकी कंडक्टिविटी कैसी रहेगी? बहुत ज़्यादा, क्योंकि रेजिस्टेंस है ही नहीं, ज़ीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इसीलिए उसका नाम क्या है? सुपर से भी सुपर कंडक्टर। तो समझा या नहीं? थैंक you very much for watching this video. We'll continue this lecture in the next class. Till then, keep watching my video. If you haven't subscribed, then please subscribe to our channel. Don't forget to like and comment. Thank you very much. Keep watching.